गुड मॉर्निंग जी। राइट डाउन द हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन। राइट डाउन द हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको एक्चुअल मीनिंग भी समझ में आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का। टेक एग्जाम्पल CH4। पहले मैं आपको बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन से हम करने क्या वाले हैं। आपको याद है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी पढ़ी थी आप लोगों ने, और उस थ्योरी की हेल्प से आपने मॉलिक्यूल्स की शेप, जियोमेट्री, बॉन्ड एंगल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी। अब हाइब्रिडाइजेशन एक बेटर कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूल की शेप, जियोमेट्री फिर से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना। तो इसकी मीनिंग को समझने से पहले एक एग्जांपल को समझते हैं। मैं इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, CH4 की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। सही है, 6 होता है ना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज 6, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। ग्राउंड, अभी मैं पूरा लिख रहा हूं, बाद में मैं GS लिखूंगा। ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, बाद में मैं GS लिखूंगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट किसे बोलेंगे? किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंस शेल होगी वो ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। ठीक है जी। तो ग्राउंड स्टेट आपकी ये हो गई 2s2 2p2। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये 2s2 हो गया और ये 2p2 हो गया। अच्छे से समझना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, जैसा है वैसा इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, मेंशन भी कर दिया। अब आप ये देखो कितने हाइड्रोजन है, यानी कि सामने मुझे कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने नजर आ रहे हैं आपको? 3 नजर आ रहे हैं, मुझे 2 नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों 3 नजर आ रहे थे, बट आपको अब 2 नजर आने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो चाहिए 4, नजर आ रहे हैं 2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करूंगा। कैसे क्रिएट करूंगा? एक्साइटेशन के थ्रू एक्साइट कराऊंगा इलेक्ट्रॉन को। एक्साइट करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंचाना है। ठीक है, वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जाहिर सी बात है ना, आप इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट कराना चाहते हो तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वो एनर्जी कहाँ से आई? समझ रहे हो मेरी बात? वो एनर्जी कहाँ से? वो सब बताऊंगा मैं आपको, सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये समझो, हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन से, 4 हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन से। बट यहाँ पे मेरे पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर सीखा था एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है जब 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो हाइड्रोजन का एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा और कार्बन से मुझे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। इतना क्लियर है? तो एक्साइट कराऊंगा मैं अब। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। ठीक है, 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप अनपेयर कर दो और उसको उठा के आप 2p में डाल दो, उसको उठा के आप 2p में डाल दो। ठीक है जी, तो ये 2s हो गया, ये आपका 2p हो गया। सही है जी। ठीक है, ये एक्साइटेशन है। एक क्वेश्चन ध्यान में रखना, थोड़ी देर में जो क्लियर करूंगा। एक्साइटेशन के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी है, तो मैं अपनी जेब से एनर्जी सप्लाई नहीं करूंगा, फिर वो एनर्जी आई कहाँ से? ठीक, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन क्लियर करेंगे थोड़ी देर में। अब आपने क्या करना है, 4 हाइड्रोजन लो, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहां चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। सही है? समझ आया? हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है? 1s के अंदर है ना। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहाँ पे जो 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं? 1s का मतलब s का, और इधर 2s का मतलब s का। यानी कि कार्बन के अंदर जो 4 कार्बन के अंदर, अभी मैंने जियोमेट्री शेप वगैरह नहीं बनाई है, बस बॉन्ड बनाए हैं मैंने। तो CH4 के अंदर जो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है? जब S ओवरलैप कर रहा है। सही है? ये समझ आया? अब इधर आ जाओ, इसका तो S होगा, बट इसका क्या है? P। इसका भी S, इसका भी P, इसका भी S, इसका भी P। तो बाकी 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसकी हो रही है? sp ओवरलैपिंग हो रही है।
सही है जी? अरे बोलो। तो यानी कि एक 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो SS ओवरलैप की वजह से बना है, और आपके 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वह आपका SP ओवरलैप से बना है। सही है? सही है? इतना समझ आया? एक बात बताओ, जब एक बॉन्ड SS ओवरलैप की वजह से बना है, बाकी 3 बॉन्ड SP ओवरलैपिंग की वजह से बने हैं, तो CH4 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगी सारी की सारी वो इक्वल नहीं होगी। 3 अलग होगी, एक अलग होगी, क्योंकि वो एक्सटेंट ओवरलैपिंग अलग है ना? बात ठीक है? ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। तो जब एक्सपेरिमेंटली CH4 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कैलकुलेट किया गया तो वो इक्वल निकली। होनी चाहिए थी अनइक्वल, निकली क्या? इक्वल। इसका मतलब हमने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है जी? अब मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है, मतलब गड़बड़ इन द सेंस, यहीं पर ही इस चीज़ को समझने के लिए ये जो गड़बड़ हमने जो कर दी है, हम थ्योरेटिकली कह रहे हैं कि एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ और 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ अलग होगी, और जब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली गई तो सारी सेम आई। इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारे के सारे मिक्स कर जाते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरमिक्सिंग होगी किस किस की होगी? S की होगी, 3P की होगी। इंटरमिक्सिंग करने के बाद ये चारों ऑर्बिटल, फिलहाल यहाँ पे 4 ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, है ना? एक S का, 3P के, क्योंकि इन्हीं से ही बॉन्ड बन रहे थे। ये चारों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? इंटरमिक्स कर जाएंगे, और इंटरमिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ज़रा बताना कितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं? 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है? तो एक S का, 3P के, तो मेरे बनेंगे 4 sp3, एक sp3, 2 sp3, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये बना दिए मैंने, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है। इक्वल लिख दी भाई, यही तो सीखा था आप लोगों ने, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अरे है तो ये भी ऑर्बिटल ही, बस हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है जी? इतना पॉइंट क्लियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सेस टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल विच इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। इसका क्या मतलब है? मान लो इस S वाले ऑर्बिटल की एनर्जी थी 21, लेट्स सी, और इन तीनों P की एनर्जी है आपका 79। सही है? ऐड करो, 100 हो गई। अरे भाई जब आप S को, 3P को सारा मिक्स कर रहे हो तो इनकी एनर्जी भी तो ऐडअप हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी मैंने 21 मानी, ऐसी रफली नंबर मान लिया। इसकी एनर्जी मैंने 21 मान ली, इसकी मैंने 79 मान ली, सबको मिक्स कर दिया, एनर्जी क्या हो गई? 100। अब आपने क्या करना है? इस 100 एनर्जी को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। तो इधर 25 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा। तभी तो इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होगी। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बट आपको एक एक्स्ट्रा लाइन मेंशन करनी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। प्रोसेस यही रहेगा, स्टेप्स यही रहेंगे। पहला स्टेप ग्राउंड स्टेट रहेगा, दूसरा स्टेप एक्साइटेड स्टेट रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में आपने मेंशन कर देना है ब्रैकेट बनाकर। ये ब्रैकेट ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका S 3P के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब सुनो, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बताया था? एक्साइटेड स्टेट, कि आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराओगे। एक्साइट कराने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? एक बात बताओ, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा है। कहा जाता है एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, एनर्जी को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है।
तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड बनेंगे तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो रही है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए। तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखो। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द hybridization is defined as the mixing of the atomic orbitals. Hybridization is defined as the mixing of the atomic orbitals belonging to the same atom. Hybridization is defined as the mixing of the atomic orbitals belonging to the same atom but having slightly different energies. Hybridization is defined as the mixing of the atomic orbitals belonging to the same atom but having slightly different energies, so that a redistribution of energy takes place. Hybridization is defined as the mixing of the atomic orbitals belonging to the same atom but having slightly different energies so that a redistribution of energy takes place between them. Resulting in the formation of new orbitals. Resulting in the formation of new orbitals of equal energies. Resulting in the formation of new orbitals. Resulting क्या लिखवाया मैंने, resulting in the formation of new orbitals of equal energies and identical shapes. Resulting in the formation of new orbitals of equal energies and identical shapes. The new orbitals thus formed are known as hybrid orbitals. ठीक है ना भाई, दोबारा सुन लो। Hybridization is defined as the mixing of the atomic orbitals belonging to the same atom but having slightly different energies so that a redistribution of energy takes place between them, resulting in the formation of new orbitals of equal energies and identical shapes. The new orbitals thus formed are known as hybrid orbitals. ठीक है जी, तो इधर जो हाइब्रिडाइजेशन आई क्या आई, sp3। इधर जो हाइब्रिडाइजेशन आई है sp3 आई है। sp3 बेसिकली आपका है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल, अब यहाँ पे ना लोब्स आपको यूज करना, ऑर्बिटल आ गया, ऑर्बिटल के लोब्स होते हैं, पढ़ा था आपने, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, थोड़ा बहुत थर्ड चैप्टर में पढ़ा है फिर से। तो रहेगा टेट्राहेड्रल, पेन दिखाना एक बारी, रहेगा ये टेट्राहेड्रली, अभी भी टेट्राहेड्रल रहेगा, बस अब बेटर एक्सप्लेनेशन हो गई है। एक लोब ऐसे जाएगा, दूसरा लोब ऐसे जाएगा, तीसरा ऐसे जाएगा, चौथा ऐसे जाएगा, मतलब एक एस का 3 पी के कंबाइन कर जाएंगे तो रिजल्टेंट ये है। ठीक है जी, तो ड्रॉ करूंगा तो देख लो आप, ये एक ऊपर लोब, ठीक है, ये आपके सामने के लोब्स हो गए और एक लोब पीछे है, तो पीछे वाले को थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा 3D अपीयरेंस आ जाए। ठीक है, ये आपका sp3 है, हर एक लोब आपका sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। छोटे छोटे लोब्स और बनते हैं, वो मैं नहीं बना रहा, बनते हैं। ठीक है ना, और क्या होगा देखो आप, आपका 1s का ओवरलैप कर रहा था तो ये 1s का मैंने ओवरलैप करा दिया, 1s, ये आपका हाइड्रोजन का 1s, ये आपका हाइड्रोजन का 1s, ये आपका हाइड्रोजन का 1s। ठीक है जी, बाकी ज्योमेट्री शेप सेम है, वही बाकी वही रूल है जो पिछले थे कि लोन पे अगर 0 होगा तो ज्योमेट्री शेप सेम हो जाएगी। तो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ज्योमेट्री और शेप आपका सेम हो जाएगा। ठीक है जी, क्या होगा, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल आपका फिर से वही 109/28। ठीक है, बॉन्ड एंगल आपका हो गया सेम, सारा कुछ सेम है।
तो आपने ध्यान रखना है जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही अनपेड कराने हैं, उतने ही एक्साइट कराने हैं, फालतू नहीं कराने। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आप कॉपी करना। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, BeH2 से कर लो। चलो BeCl2 लिखो, BeCl2। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का आपने क्या करना है, ग्राउंड स्टेट लिखना है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ, बेरिलियम 1s2 2s2, सही है ना, 2s2 लिख दिया। ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम सही है। कितने क्लोरीन है, क्लोरीन इज अ मोनोवैलेंट एटम, एक बॉन्ड बनाता है, तो सामने से 2 इलेक्ट्रॉन उसको अनपेड चाहिए, बट यहाँ पे तो एक भी नहीं है ना। तो अब मैं करूँगा एक्साइटेशन स्टेट लिखूंगा, एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम। आपने इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है, 2s से जंप कराना, तो कहाँ पहुँचाओगे, 2p पे पहुँचाओगे। ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर करोगे तो फॉलो अहर्बॉ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करेंगे तो वी डू नॉट फॉलो अहर्बॉ प्रिंसिपल। लॉजिकली जो प्लेसिंग होती है सब शेल्स की, उसमें इलेक्ट्रॉन उठा के डाल देते हैं। 2s के बाद कौन आता है, 2p आता है। 3s के बाद 2p के बाद 3s, 3p के बाद दोबारा सुनो, 2s के बाद 2p आता है, 2p के बाद 3s आता है, 3s के बाद 3p आता है, 3p के बाद 3d आता है। वो जो आप बता रहे हो 4s, वो तो अहर्बॉ प्रिंसिपल है। प्लेसिंग थोड़ी ना बदल जाएगी भाई, अरे प्लेसिंग थोड़ी ना बदल जाएगी, जो जगह जहाँ है वो वहीं है, एनर्जी का ऑर्डर अलग है बस, तभी तो अहर्बॉ प्रिंसिपल है। समझो मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन की प्लेसिंग नहीं बदलती है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, पहले इसको भरेंगे, फिर 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 इसको भरेंगे। प्लेसिंग तो वही है, तो जो भरने का तरीका होता है वो अहर्बॉ प्रिंसिपल कहलाता है। रखा तो इसी पैटर्न से है। 2s के बाद कायदे से कौन आता है, 2p आता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां रख दिया। अब क्लोरीन जोड़ो, एक क्लोरीन यहां, दूसरा क्लोरीन यहां, ये आपका 2s है, ये आपका 2p है। हाइब्रिडाइजेशन में ये हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बना, sp बना। तो मैंने क्या बोला था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, मिक्स करते हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो sp के 2 बनने चाहिए। क्लियर है, ड्रॉ करते हैं। sp की शेप क्या होती है, यह आपका sp है, सेंटर में बेरिलियम है। ठीक है जी। क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, बता सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1। तो कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कराऊंगा, 3pz1, मतलब pz, ये रहा p, ये pz हो गया, pz हो गया, sp हो गया, sp हो गया, ओवरलैपिंग, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, है ना। तो जियोमेट्री, यहाँ तो शेप को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा ना, यहाँ शेप को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा, जब लोन पेयर कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जियोमेट्री आपकी क्या होगी, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180। तो ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से एक बेटर कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिटल्स की हेल्प से हम शेप्स एंड स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो चीज़ें वैलेंशियल नहीं क्लियर कर पाई वो ये क्लियर कर देगी, जो ये नहीं क्लियर कर पाई वो एमओटी क्लियर करेगी, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो आप कॉपी करें जल्दी से। पहला एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन का, दूसरा एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन का, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल BCl3। BCl3, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2p1। ठीक है जी। कितने क्लोरीन है, कितने
सॉरी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो कितने, ये वाला अनपेयर कर देता हूँ, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, एक यहाँ था, एक आ गया, सही है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, एक S का 2 P का sp2। आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनकर आया है वो sp2 है। और sp2 की जो जियोमेट्री होती है, फिलहाल इधर लोन पर तो है नहीं ना, तो जियोमेट्री शेप सेम हो गई। तो जियोमेट्री और शेप ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ड्रॉ कैसे करेंगे, बहुत इजी है। सेंटर में बोरोन, नहीं थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ये रहा बोरोन। इधर देखो आप, एक ऊपर लोब आया, एक यहाँ लोब आया, एक यहाँ लोब आया, ठीक है। क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, P के अंदर है, तो P ओवरलैप कराएंगे। ये P आपका ओवरलैप कर गया, ये आपका sp2 है, ये आपका pz है, ये ओवरलैप कर गया sp2 pz, और ये ओवरलैप कर गया sp2 pz। ठीक है जी, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, अब आपने करना है PCl5। PCl5 फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, है ना, 5 होते हैं ना। तो ग्राउंड स्टेट में आपका ये आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर फॉस्फोरस आ जाएगा, 3s2 3p3। ठीक है जी, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है अभी, कितने हैं, कितने चाहिए, 5। इसको अनपेयर करा दूँ, ये 3s है, ये 3p है, तो अगला कौन सा आ जाएगा इधर एक्साइटेड स्टेट में, 3d सिखाया था मैंने। एक्साइटेशन के अंदर आप अबॉव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, जो ऑर्बिटल्स की एक्चुअल पोजीशन होती है उसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ, 3 4 5। ठीक है जी, बेनिफिट ऑफ वाइट बोर्ड, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, पांचवा क्लोरीन। सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने है। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या क्या बनेगा, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा sp3d, एक s का, 3p का, एक d का। अब सुनो, इसका लोब वाला डायग्राम यहाँ बनाना मुश्किल है, पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आपको याद होगा, अब मॉडल्स में लाया नहीं आज, यही था ना, एक अबव दी प्लेन और एक बिलो दी प्लेन। ठीक है ना, एक लोब ऐसे होगा, एक लोब ऊपर होगा, एक लोब इधर होगा, एक लोब इधर होगा, एक नीचे होगा। तो डिफ़िकल्ट है ना इसको बनाना, तो अब ज़रूरत नहीं है इस केस के अंदर लोब वाले डायग्राम बनाना, बस नॉर्मली आप बना दो। सेंटर में रखो फॉस्फोरस, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन। ठीक है ना, ये आपके तीनों कौन से हो गए, इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गए, इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गए। ठीक है, और एक ऊपर क्लोरीन है, एक नीचे क्लोरीन है, ये दोनों आपके कौन से हो गए, एक्सियल बॉन्ड हो गए। बाकी सारा आपको पता ही है ऑलरेडी,
ज्योमेट्री क्या है? ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, ठीक है जी। और बॉन्ड एंगल बताया आपको कितने हैं? 3 है बॉन्ड एंगल यहाँ पे, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है एक, पहले भी शायद पूछा, बता दिया था, आंसर नहीं बताया था। क्वेश्चन ये है, वैसे ये क्वेश्चन उसी थ्योरी में मुझे डिस्कस करना चाहिए था, मुझे याद भी नहीं, मैंने डिस्कस करा नहीं करा। एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है किससे? इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से, बताया था ये। चलो पहले अभी से उतारो, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, वाई एक्सियल, राइट डाउन द क्वेश्चन, वाई एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स, वाई एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स। जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से बड़ी होती है, क्यों होती है? वाई एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स। जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है, मतलब ये वाली एक्सियल बॉन्ड लेंथ है और ऊपर वाली भी एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, तो ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से बड़ी होती है, क्यों? तो देखो इधर, पहले आप हमेशा ध्यान रखना, एक आपने पॉइंट पढ़ा था, लोन पे रिपल्शन, लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन, बॉन्ड पे रिपल्शन, लोन पे सबसे ज़्यादा, फिर लोन पे बॉन्ड पे, फिर बॉन्ड पे। रिपल्शन होने के लिए 120 डिग्री के एंगल से कम का एंगल होना चाहिए। 120 से ज़्यादा हमारी रिपल्शन नहीं होगी, 120 से कम है रिपल्शन होगी। ये वाला बॉन्ड इससे भी रिपेल करेगा, इससे भी रिपेल करेगा, इससे भी रिपेल करेगा, 3 इक्वेटोरियल से रिपेल करेगा, करेगा नहीं करेगा? 90 डिग्री पर है। अरे 3D इमेजिन करो, ये नहीं, आपको अब समझ में आना चाहिए, 3 बॉन्ड ऐसे है प्लेन पर, एक बॉन्ड ऐसे ऊपर है, एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे है, ऐसे समझना चाहिए अब आपको 3D। तब तक आप 3D नहीं समझोगे, स्ट्रक्चर को समझ नहीं आएगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात आप? ये वाला क्लोरीन इससे भी रिपेल करेगा, इससे भी रिपेल करेगा, इससे भी रिपेल करेगा, 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये वाला क्लोरीन इससे भी रिपेल करेगा, इससे भी रिपेल करेगा, इससे भी रिपेल करेगा, नीचे भी आ गए आपके 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शन। टोटल कितने हो गए? 6 बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गए। तो ये बेचारा ऊपर भागेगा, ये बेचारा नीचे भागेगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अरे भाई इनमें तो रिपल्शन कहाँ काउंट करोगे? होगी ही नहीं ना इनमें रिपल्शन। ये फिट है अपनी जगह, मस्त फिट हो चुके हैं। रिपल्शन तब तक होती है जब तक वो ऐसे डिस्टेंस पे ना चले जाए जहाँ पे रिपल्शन मिनिमाइज ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो ऊपर से भी 3 आ रही है, नीचे से भी 3। ये वाले के लिए ये 3 रिपेल कर रहे हैं, इस वाले के लिए ये 3 रिपेल कर रहे हैं, तो ये नीचे भागेगा, वो ऊपर भागेगा। दिखाओ पेन। मेरा क्वेश्चन ये कट आउट नहीं हो गया? नहीं, रिपल्शन बॉन्ड मूवमेंट थोड़ी ना है, रिपल्शन की वजह से तो दूर भागेंगे। ये इससे भी रिपेल करेगा, इससे भी रिपेल करेगा, इससे भी, ये ऊपर भागेगा। इन अ सिमिलर वे ये इससे ये नीचे भागेगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ठीक है ना? तो लिख लो, इसमें लिख लो आंसर में आप लिख लो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। एक्सियल बॉन्ड लेंथ is greater than equatorial bond length due to greater bond pair repulsion। ठीक है ना? एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये वाले क्लोरीन के लिए मेंशन कर रहा हूं मैं इधर ही, 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। इस वाले क्लोरीन के लिए भी 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ठीक है जी? आज यहीं रोकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।